देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई बड़े जो बीजेपी के नेता उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बीजेपी की हार उत्तर प्रदेश में हुई है तो उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं और यहाँ पर राव इंद्रजीत चूंकि बड़े नेता हैं और जाहिर बात है किसी के पक्ष में अगर वो एक बात भी बोल देंगे तो उसका प्रभाव ही है। कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं, वो बात अपने आप में कितनी सही है कितनी गलत है तो वो बता पाएंगे, लेकिन ये बात जरूर कही जाती रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप नाराज होते हो दूसरे खेमे को आप सपोर्ट करते हो नजर आते हैं। और देखिए, अगर आप दूसरे खेमे को सपोर्ट करते हो अंदरूनी तौर पे ही करते हो तब भी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत, जो एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के तहत अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए थे। राव इंद्रजीत जो बार बार अपने बयानों के आधार पर ये साबित करने में लगे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी, मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उन्हें ना उतार कर। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए भी नजर आए थे कि उन्हें विधानसभा चुनाव में कम से कम 8 से 10 विधानसभा सीटें चाहिए। अहिरवाल बेल्ट की सीटों की मांग करते हुए राव इंद्रजीत सिंह नजर आए और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए राव इंद्रजीत सिंह गले की फांस भी बने। भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह को खुश करने के लिए 8 विधानसभा सीटों पर राव इंद्रजीत के समर्थकों को टिकट देने का ऐलान कर दिया, यानी कि राव इंद्रजीत के समर्थन में 8 विधानसभा सीटें आती हैं जहां पर उनके समर्थक यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके आधार पर देखा जाए तो राव इंद्रजीत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए ये कहते हैं कि जनता चाहती है कि मैं सीएम पद के लिए दावेदारी ठोकूं। केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, अमित शाह जब ऐलान कर देते हैं कि नयाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह बागी तेवर आजमाते क्यों नजर आ रहे हैं। राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी के समक्ष हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। क्या यही तस्वीरें, यही बयान अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देंगी या फिर राव इंद्रजीत को बागी कदम उठाने के लिए मजबूर करती हुई नजर आएंगी? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, 8 सीटें उनको मिल जाती हैं और उसके बाद उनके सुर फिर से बदलते हुए नजर आते हैं। अति आत्मविश्वास कहा जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव झुकाने के लिए मजबूर कर देगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जाहिर बात है कि बीजेपी के लिहाज से हरियाणा चुनाव इस बार बहुत कशमकश वाला कहा जा सकता है। आप देखिए, जब से हरियाणा का चुनाव अनाउंस हुआ है उसके बाद से बीजेपी के नेताओं में जिस तरह से इस्तीफा देने की होड़ लगी है और साथ में जिस तरह तमाम जो बड़े नेता हैं, खासकर जिस तरह का आपने जिक्र भी किया, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे वो अनिल विज हो या इसके अलावा जो मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी हो, इन सब के बीच जो तालमेल का अभाव नजर आता है वो यही बताता है कि बीजेपी के अंदर खाने में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो बीजेपी को ही काफी परेशान कर रही है। भले ही बीजेपी उसको बयान ना करे, लेकिन देखिए, इतने सारे नेताओं का इस्तीफा होना ये बताता है कि इन बड़े नेताओं का अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे में यहाँ से वहाँ लोग जा रहे हैं और जाहिर बात है कि सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है। यहाँ तक कहती हुई नजर आती है कि भाई हमारे लिए हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब अंदर खाने की सूरत देखते हैं तो नजर आता है कि राव इंद्रजीत जो है वो अलग दिशा में जाते हुए नजर आते हैं और कई तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से निकल कर सामने आती है। आपने देखा हो कई बार वो ये कहते हैं कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। कई बार जो पद उनको मिलता है मंत्री का, उससे भी खुश नज़र नहीं आते। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं कि तो ऐसे तमाम सारे मसले जहां पर राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं और देख भी रहे हैं कि मामला बीजेपी के हाथ में उस तरह से मजबूत नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करता था। इसी का फायदा कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत दबाव बनाकर उठाना चाहते हैं। अब कितना फायदा उनको मिला है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी उतनी ताकतवर नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने का प्रयास राव इंद्रजीत कर रहे हैं ताकि आने वाला चुनाव जब होगा तो कहीं ना कहीं अपनी
मजबूत दावेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर वो रख सकते हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, कोई बहुत लंबा अनुभव उनके पास नहीं है। मनोहर लाल खट्टर लगभग 9.5 साल तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में अब चुनाव लड़ने की बारी आई तो नायब सिंह सैनी को आगे कर दिया गया। नायब सिंह सैनी अगर यहाँ बीजेपी को नहीं जिता पाते हैं तो आप मानकर चलिए कि फिर बीजेपी को मुख्यमंत्री चेहरा कह सकते हैं देखना पड़ेगा, और उन चेहरों में क्या कोई अनुभवी नेता निकल कर सामने आए, जैसा हमने बारंबार देखा है कि बीजेपी अपने तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनको साइडलाइन करती हुई नजर आती है। लेकिन अब जब हरियाणा में अगर बीजेपी मान लीजिए चुनाव हारती है तो क्या एक बार फिर से राव इंद्रजीत जैसे बड़े कह सकते हैं नेता के ऊपर वो नाम के ऊपर कोई मोहर लगाना चाहेंगी, या फिर एक तरीके देखा जाए कि यहाँ राव इंद्रजीत जो है वो खुद के जरिए ही कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर कोई मजबूत दावेदार है तो मैं हूँ। तो ये तमाम जो चीज़ें बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में जो आपस के नेताओं को जो तालमेल होना चाहिए वैसा तालमेल नहीं है। इसी लिहाज से देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार यहाँ पर कमजोर दिखाई पड़ रही है। सर बीजेपी बैकफुट पर इस वजह से भी आई कि आरती राव सिंह जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, 2014-2019 ये वो साल थे जब राव इंद्रजीत ने मांग की थी कि अपनी बेटी को भी टिकट मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया। लेकिन इस बार टिकट तो मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी बरकरार नजर आ रही है। संतोष यादव हो, कुलदीप यादव हो, अटेली विधानसभा सीट मिलने के बाद आरती राव सिंह के खिलाफ ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के तहत सीट तो मिल गई, क्या राव इंद्रजीत का असर अपनी बेटी की अटेली विधानसभा सीट पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? जाहिर बात है, ये बात बारंबार कही जा रही थी कि सिर्फ जो बीजेपी परिवारवाद की बात करती है कि भाई हम परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ने देंगे, वहीं राव इंद्रजीत खुलेआम तौर पर ये बात कहते रहे कि भाई मेरी बेटी को टिकट मिलना चाहिए। और आरती तो यहाँ तक कहती है अगर बीजेपी टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी, यानी कि सीधे सीधे बागी तेवर थे उनके। और यहाँ पर बीजेपी ने टिकट तो थमाया, लेकिन उसके बाद जो पार्टी के अंदर कह सकते हैं अंतरकलह दिखाई पड़ रहा है, तमाम सारे नेता उनके खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को ये स्थिति संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। कश्मकश में बीजेपी नजर आ रही है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि अगर राव इंद्रजीत को भी नाराज करती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो यादव वोट बैंक है वो बीजेपी के हाथ से खिसक सकता है। जो यादव कह सकते हैं बेल्ट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरीके परेशान कर सकती है। इसीलिए बीजेपी ने राव इंद्रजीत को देखते हुए तमाम चीज़ें कह सकते हैं एक्सेप्ट करने का फैसला किया, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती रही कि भाई परिवार बात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन यही बीजेपी जब अपने नेताओं की बारी आती है तो यही आरती को टिकट भी देती हुई नजर आती है, यही तमाम जो फैसले वैसे करती हुई नजर आती है जिसके खिलाफ ये लोग लगातार बातें करते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें बता रही हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की जो स्थिति या जो ताकत होनी चाहिए मौजूदा वक्त में वो नजर नहीं आती। इसीलिए बीजेपी तमाम तरह के ऐसे फैसले कर रही है जो खुद उसके ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए अभी एक सर्वे भी निकल कर सामने आता है, उसमें बेस्ट मुख्यमंत्री की बात कही जाती है तो उसमें लगभग 50% के आसपास दीपेंद्र हुड्डा का नाम निकल कर सामने आता है। तो देखिए स्थिति तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के सामने अब बीजेपी के तमाम नेताओं ने घुटने टेक दिए? क्योंकि बड़े नेता हैं यहाँ पर, अगर रणनीति बनाते, बेहतर तालमेल बनाते तो शायद कांग्रेस पर दबाव बनाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से आपस का तालमेल बिगड़ा है और जिस तरह से अलग अलग दिशाओं में नेता नजर आते हैं उससे कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। सर एक और सवाल लेना चाहूंगी कि हाल ही में चुनावी माहौल है, प्रत्याशियों का ऐलान है, नामांकन दाखिल करते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं नागल चौधरी से मंजू चौधरी, उन्होंने खुलासा किया है कि राव इंद्रजीत सिंह ने 2019 में नागल चौधरी पर उनका समर्थन किया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी अभय सिंह यादव चुनावी मैदान में थे, बल्कि उनके खिलाफ नजर आए थे। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि ये एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, ये नहीं चाहते थे कि एक दूसरे को टिकट मिले। अभय सिंह को टिकट दिलाना राव इंद्रजीत नहीं चाहते थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के समर्थकों में आते हैं अभय सिंह यादव। अब मंजू चौधरी का ये खुलासा करना क्या दर्शाता है कि राव इंद्रजीत अपनों के ही खिलाफ हैं और ऐसे प्रचार प्रसार करके क्या हार की कगार पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाते हुए नजर आएंगे? देखिए नाज़मीन, और ये कोई पहली बार आरोप नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई बड़े जो बीजेपी के नेता उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बीजेपी की हार उत्तर प्रदेश में हुई है तो उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं और यहाँ पर राव इंद्रजीत चूँकि बड़े नेता हैं और जाहिर बात है किसी के पक्ष में अगर वो एक बात भी बोल देंगे तो उसका प्रभाव और असर नजर आता है। मंजू ने जो बात कही है
कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं, वो बात अपने आप में कितनी सही है कितनी गलत है तो वो बता पाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर कही जाती रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप नाराज़ होते हो दूसरे खेमे को आप सपोर्ट करते हुए नजर आते हो। और देखिए, अगर आप दूसरे खेमे को सपोर्ट करते हो, अंदरूनी तौर पे ही करते हो, तब भी उसका बहुत असर होता है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, तमाम जगह पर ऐसा देखा गया जहाँ पर यह बात कही जाती है कि जब घर के अंदर जयचंद मौजूद होते हैं तब दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप ही अपनी पार्टी को हरवाना चाहते हैं या एक तरीके से एक माहौल तैयार करवाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत के ऊपर जो जिस तरह की बात कही गई वो कितनी तर्कसंगत है या नहीं है, कितनी सही है कितनी गलत है, तो वो बता पाएंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बारंबार आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अगर इस आरोप में ज़रा सी भी सच्चाई है नाज़मीन, तो आप ये मानकर चलिए कि पहले ही जहां कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, वहीं इस तरह की चीज़ों के बाद तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं खुद को प्लस होती हुई महसूस करेगी। और साथ में अब राव इंद्रजीत को भी सफाई देनी पड़ेगी कि भाई इस तरह की चीज़ों में किस तरह की उनकी कह सकते हैं सक्रियता थी या ना थी, या जिस भी तरह से उन्होंने कोई उनका सपोर्ट किया था या नहीं किया था। तो ये जब चीज़ें निकल कर सामने आती हैं तो ये भी पता लगता है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनका आपस में तालमेल नाज़मीन किस लेवल का है। जैसा हम लोग बात भी कर रहे थे कि जब तक तालमेल बेहतर नहीं होगा आप जो है जीत दर्ज करने से दूर ही रहेंगे। अब देखना होगा कि राव इंद्रजीत का इस मामले में क्या कहना है। लेकिन अगर हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि बीजेपी की आपस की अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस वक्त ड्राइविंग सीट पर मौजूद नजर आती है। उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो जन समर्थन है, जिस तरह से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, ये बता रहा है कि बीजेपी के ऊपर कम से कम उन्होंने दबाव बनाया हुआ है। अब बीजेपी का पलटवार किस तरह से होगा, क्योंकि अब प्रचार प्रसार का कह सकते हैं दौर शुरू हो गया। अब यहाँ पर पीएम मोदी कब जाते हैं प्रचार प्रसार करना, अमित शाह कब जाते हैं, राहुल गांधी कब जाते हैं, तो ये किस तरह का असर पैदा करेगा ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जहां कांग्रेस पार्टी के तहत सर्वे में नजर आता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम चेहरे के रूप में सटीक साबित होते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तहत भी एक बड़ा सर्वे होता हुआ नजर आता है जिसमें राव इंद्रजीत सिंह का चेहरा सीएम कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं सटीक माना जाता है। अब राव इंद्रजीत से पहले ही तय हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने न्याप सिंह सैनी को सीएम चेहरे के रूप में उतारने के लिए। लेकिन क्या राव इंद्रजीत सिंह चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की स्थिति जो अभी से बना रहे हैं, क्या चुनाव परिणाम के आधार पर भी यही दबाव भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।